एक बार वापस सभी आंसर लिख दें जिससे मैं देख पाऊँ फर्स्ट का आंसर क्या क्या आपने चूज करा है। प्लीज राइट द आंसर अगेन। देखो, इट रिप्रेजेंट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए नेशन एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्री ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज नॉट राइट स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज जीएनपी। जीएनपी के अंदर हम यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट हु इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, नेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। हमें क्या पता, हो सकता है ना जीडीपी हमारी ज्यादा हो, मतलब हमारे यहाँ पर आकर लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, और बाहर जो है हमारी नेशनल्स कम प्रोड्यूस कर रहे हो, हमें नहीं पता, वी कांट से एनीथिंग, राइट। तो ये भी नहीं हो सकता कि जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी, और ये भी नहीं हो सकता कि जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। Third, a gross national product is obtained from the gross domestic product by adjusting it for the net factor income abroad. That is correct, है ना, ये करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसमें पूछा गया नॉट करेक्ट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ठीक है, लाइफ के अंदर, वो ये है कि नॉट करेक्ट आप जरूर देखें जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो यू हैव टू सी द नॉट करेक्ट ऑल्सो, राइट। अगर आप करेक्ट वाला देखेंगे, नॉट करेक्ट नहीं देखेंगे, तो आपको ये सब आते होंगे पर फिर भी आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। फर्स्ट एंड सेकंड राइट ऑप्शन। फिर आप कहोगे कि किस्मत खराब थी। किस्मत कोई खराब नहीं होती, हमारा देखने का, हम कैजुअल हो गए, हमारा एटीट्यूड कैजुअल हो गया, इसलिए हमने नॉट करेक्ट नहीं देखा। तो कौन कौन बच्चों को नॉट करेक्ट नहीं देखा, प्लीज ट्राई टू, प्लीज गिव मी द आंसर। किस किस को नॉट करेक्ट नहीं दिखा है? आई थिंक देवयानी आपने नहीं देखा है, सदा आपने नहीं देखा है ना? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। संध्या ने नहीं देखा है, मतलब तीन चार बच्चों ने तो देखा ही नहीं है नॉट करेक्ट। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर एग्जाम के बाहर आकर आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमको तो दिखा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं दिखा? तुम्हारी आंखें थी, तुम कैजुअल हो गए, सामने वाला दूसरा जो आपका कंपटीटर था वो कैजुअल नहीं हुआ। तो अब क्योंकि अपन पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो डेली डिस्कस करेंगे, बट आज मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपको रिपीट नहीं करनी है। यू डू नॉट हैव टू रिपीट योर मिस्टेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द लाइफ। आपको एक बार आपने कोई गलती कर दी, उसको रिपीट नहीं करना है इन एनी सेंस, पूरी लाइफ के अंदर नहीं करना है। विद रेफरेंस टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकाउंटिंग ऑफ ए कंट्री, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अंदर बताएं विच इज द राइट ऑप्शन। इसका क्या आंसर लिखा है, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। मेजोरिटी ने ए लिखा है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। जीडीपी पूछा है, जीडीपी है ना, जीडीपी पूछा है अपन ने। तो ओनरशिप स्टेटस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्ले प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्या ओनरशिप स्टेटस प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल कि हु इज प्रोड्यूसिंग? ये करता है? नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा? नहीं होगा ये, ठीक है। एन ऑयल कंपनी स्पिल्स इन द ओशियंस कॉज द डैमेज इन द टन्स ऑफ मिलियंस। ठीक है, दिस कॉस्ट डैमेज इज काउंटेड इन जीडीपी कैलकुलेशन, दिस इज नॉट कैलकुलेटेड इन द जीडीपी, राइट। कि अगर मान लीजिए कुछ स्पिल हो गया, जैसे प्रोडक्शन ही है ना इसके अंदर, जीडीपी के अंदर तो सिर्फ प्रोडक्शन है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रॉयड थोड़ी ना कि कुछ खत्म हो गई, कुछ चली गई, वो तो इसके अंदर कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो अगर मान लीजिए ऑयल कंपनी स्पिल कर देती है, ठीक है, एक ऑयल का टैंकर जा रहा है और उसका क्या है, उसके अंदर से लीकेज हो जाता है, और लीकेज एक तरह से ओशन के अंदर आ जाता है, राइट। लीकेज ओशन के अंदर आ जाता है, तो वो थोड़ी ना उसके अंदर काउंट होगा जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर, कि मतलब जीडीपी में तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है, मान लो 100 रुपए की जीडीपी है, 20 रुपए का नुकसान हो गया, तो ऐसे नुकसान नुकसान थोड़ा ना कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉट कैलकुलेटेड इन दिस वन। जीडीपी इज अकाउंटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए अकाउंट करती है कि जीडीपी नहीं करती। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आई विल लेट यू नो, राइट। फिर जीडीपी इंक्लूड्स ओनली टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड एक्सक्लूड इंटेंजिबल सर्विसेज। ये भी नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने बोला था, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मैंने बोला था, राइट। मैंने सिर्फ गुड्स नहीं बोला था। गुड्स मतलब क्या होता है? जिसको आप छू सकते हो। सर्विसेज यू कैन नॉट टच दैट, दैट आर इंटेंजिबल। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने को आप क्या कर सकते हैं, कुछ इसको टच नहीं कर सकते, इसको सुन सकते हैं, इसको एस्थेटिक वे के अंदर आप ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट टच इट। जैसे गुड है, कार को तो मैं टच कर सकता हूँ। तो सर्विसेज आर ऑलवेज इंटेंजिबल, ठीक है। सर्विसेज जो होती है, सर्विस सेक्टर, वो इंटेंजिबल होती है। तो दैट इज रॉन्ग कि ये एक्सक्लूड करता है सर्विसेज को। नहीं, जीडीपी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है। अब आइए समझ लेते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये अपन देखें। ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। चलो, आप आंसर क्या लिखा है इसका? इसका आंसर नन होगा, बाय द वे। किसी ने भी सही नहीं लिखा क्या?
दिव्यानी ने सही लिखा है, बाकी किसी ने सही नहीं लिखा, है ना। अच्छा, आप लोग जब फर्स्ट का ए बोल रहे हो ईशा, तो आप कौन से स्टेटमेंट सही मान रहे हो? विधि कौन से स्टेटमेंट सही मान रहे हो? संध्या, है ना सर सब? फर्स्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट सही मान रहे हो, क्यों? वाई? सर क्योंकि जब आपने बताया था कि अगर कोई रेस्टोरेंट ऑनर चाय पत्ती लेने जाता है तो उसका इंटरमीडिएट गुड की तरह कंसिडर कर रहा है, बल्कि अगर एक हाउस होल्ड लेने जा रहा है तो फिर वो एक कंज्यूमर की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस सेंस में ले लिया। नहीं नहीं, दैट इज रिलेटेड टू फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट कर लिया गया है ना। जीडीपी पूछा गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, राइट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या ओनरशिप स्टेटस को देखता है कि कौन आकर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये देखता है कि पाकिस्तानी प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। इंडियंस ही प्रोड्यूस करने चाहिए या फिर चाइनीज नहीं आना चाहिए, ऐसा तो नहीं देख रहा। ये तो नेशनल्स के अंदर है। हु इज प्रोड्यूसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट ना। हु का मतलब क्या है? ओनर। कौन ओनर है गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन जीडीपी कैलकुलेशन। अगर यहाँ पे जीएनपी होता तो दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर वो थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज का ओनरशिप स्टेटस मतलब उस तरह से लिया कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वैसा समझ में नहीं आया ऐसा। अभी आपको क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप समझो ना, ये स्टेटमेंट जो होगा दैट इज नॉट फॉर द फाइनल गुड और ये सब चीजें, है ना। और ओनरशिप, वहां तो ओनरशिप का सेंस ही नहीं है। वहां तो एक सामान दूसरा बेच रहा है, ना इसकी ओनरशिप है ना इसकी ओनरशिप। इसने खरीद लिया, इसकी ओनरशिप हो गई, इसने खरीद लिया, इसकी ओनरशिप हो गई, है ना। भाई अगर मिल्क है, मिल्क अगर आप लेकर दूध बना लेते हो हाउस होल्ड के अंदर, अगर मिल्क यूज हो जाता है तो आप ओनर हो गए। किसी टी वाले ने खरीद लिया, कैफे वाले ने, तो वो ओनर हो गया। उसमें तो कहीं देखना ही नहीं है कुछ। उसके अंदर तो ओनरशिप वाला कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले वैसे ही नहीं करता है, ठीक है। तो ओनरशिप स्टेटस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल अकाउंटिंग जीडीपी, दिस इज नॉट करेक्ट। एंड ऑयल कंपनी, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड वाला जो है दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, एंड फोर्थ वाला दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। कोई भी इसके अंदर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो इसीलिए बोलता हूं कि जो आप समझ रहे हैं ना और जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक तो आपको तो लग रहा है मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है, पर क्वेश्चन जब करते हैं, जब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वी हैव टू रियलिस्टिक। देखो यहाँ पर बहुत मेहनत होगी, यहाँ पर बहुत आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, या तो मैं क्वेश्चंस कराऊं नहीं आपको, ठीक है। तो डोंट गेट डिप्रेस्ड कि क्वेश्चन गलत हो रहा है हमको। हम जब तक युद्ध में लड़ेंगे नहीं, जब तक पता कैसे चलेगा कि युद्ध कैसा होता है। हम सीधे एग्जाम के अंदर जाके सोचते हैं कि युद्ध को क्रैक, युद्ध को लड़ लेंगे। अब भाई एक बंदा आपका बिल्कुल प्रैक्टिस करके आया, रिगरस प्रैक्टिस तलवारबाजी की, आप सीधे तलवार निकालना आपने सिर्फ थ्योरी क्लास के अंदर समझा है कि ऐसे ऐसे तलवार होते हैं, ऐसे घुमाते हैं उसको, आपने कभी घुमाई नहीं है। आप चले गए युद्ध लड़ने तो ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू बी फेल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमको बहुत क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपनी कमर कस लो सभी लोग। दिस इज वेरी, यू हैव टू ऑलवेज ऑन योर टोज। बिल्कुल भी कैजुअल एटीट्यूड हमको अपनाना नहीं है। चलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। ऐसे समझो कि मान लो कि हम, जीडीपी होता है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक कंट्री, है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी। हम क्या करें, हमको ऐसा लगा यार जीडीपी बढ़ानी है हमें, तो हमने, है ना, अपने सारे बच्चों को, सारे जो बच्चे थे, राइट, उन सबसे कहा कि यार तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, तुम लोग क्या करो, तुम लोग एक तरह से काम करने लग जाओ, चाइल्ड लेबर कराने लग गए हम। इन्होंने बोला क्यों साहब? क्योंकि हमारी कंट्री की फिर जीडीपी बढ़ेगी, बिकॉज तुम लोग क्या होगे, तुम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी तो हमारी जीडीपी विल इंक्रीज। इन बच्चों ने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं काम। अब हमारी जीडीपी तो बढ़ गई इसके अंदर, पर जीडीपी बढ़ने के कारण ये बच्चे पढ़ नहीं लिख पाए, है ना। ये हो सकता था कोई आईएएस बन जाता बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत अच्छी पॉलिसी बना देता, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी जो थी हमने लूज कर दी। सो दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो जीडीपी जो होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थोड़ी ना इंक्लूड करती है ना। इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नहीं बताता। अगर मेरे को खुशी होती है अगर आप कहते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट सर हमने सही कर दिया, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही कर दिया, तो दैट इज नॉट राइट, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरे को एक दो ऑप्शंस ऐसे होने चाहिए आपके अंदर जो आपको नहीं पता हो। मैं बताने वाला था आपको, पर मैंने जानबूझकर नहीं बताया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, फिर आपको वहीं पे दिमाग लगाना है यार। एकदम से कोई टर्म आ जाएगा तो उस तरह से दिमाग लगाना है, वो चीज भी आपको समझनी चाहिए। मैं पहले दिन से आपको वो चीज समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एकदम से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया, यू हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, ठीक है, तो आप अपना दिमाग कैसे लगाओगे, उस क्वेश्चन को छोड़ोगे थोड़ी ना।
उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे चलकर मैं थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक इंडस्ट्री है, वो मस्त गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, है ना। तो हम कहेंगे यार ये तो इंडस्ट्री मस्त है, पर ये उतना ही पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रही है एनवायरमेंट के अंदर, धुआं निकाल रही है। तो धुएं को थोड़ा ना कैलकुलेट करेंगे हम जीडीपी के अंदर। ये क्या है कि ये प्रोडक्शन ऑन द ऑन सम कॉस्ट, ये धुआं इज ए कॉस्ट, ये धुआं जो हुआ ये कॉस्ट हो गया। तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज ए कॉस्ट, तो ये दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जीडीपी ऐसे नहीं कहती यार 1 करोड़ का तो आपने प्रोडक्ट निकाल लिया और अपन थोड़ा सा धुआं माइनस कर देते हैं इसमें से, कि धुएं से भी तो कुछ नुकसान हुआ होगा, पॉल्यूशन से भी तो कुछ नुकसान हुआ होगा इकोनॉमी को, तो मान लो 10 लाख रुपए उसमें से माइनस कर लेते हैं। ऐसा नहीं करती है जीडीपी, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करती है। जीडीपी इन चीजों पे फोकस नहीं करती कि उसके प्रोडक्शन से क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको तो यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाने चाहिए, दैट्स ऑल। कोई अमीर हो रहा है कोई गरीब हो रहा है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। किसी की हेल्थ खराब हो रही है, इससे जीडीपी को फर्क नहीं पड़ता। जीडीपी इज वेरी क्रूअल, समझ में आ रहा है, उसको बस प्रोडक्शन चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो जीडीपी अकाउंट्स फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नो, इट्स डजंट अकाउंट फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। तो सेकंड का ऑप्शन आंसर जो होगा दैट इज डी, नन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क। चलो, थर्ड क्वेश्चन का सबने क्या आंसर लिखा, प्लीज लेट मी नो। चैट सेक्शन के अंदर बताया थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा आपने। दिस इज एबीसीडी। चलिए, तो ईशा ने बी लिखा है, देवयानी ने बी लिखा है, संध्या, विधि और सारे बच्चे बताओ। सदा ने भी बी लिखा है। ठीक है चलो, तो बी इज द करेक्ट आंसर है ना। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज करेक्ट। इंटरमीडिएट गुड नहीं होता, इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं होता, राइट। तो दैट इज करेक्ट, बी विल इज द राइट ऑप्शन। चलो फोर्थ क्वेश्चन करो। फोर्थ क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर लिखा है आपने। फोर्थ का संध्या ने डी लिखा है, ईशा ने डी लिखा है, विधि सी, दिव्या ने सी। ठीक है, देख लेते हैं। कैलकुलेटिंग जीडीपी के अंदर क्या चीज कंसीडर करनी चाहिए। परचेज ऑफ वेजिटेबल बाय द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट वाला परचेज करेगा वेजिटेबल, है ना। क्या कैलकुलेट करना चाहिए, विच आर टू बी कैलकुलेटेड, है ना। रेस्टोरेंट वाला अगर मान लीजिए वेजिटेबल करेगा, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो कुछ बनाकर फिर खिलाएगा। तो पहला तो इसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, आइसक्रीम यूज बाय द हाउस होल्ड, हम खा रहे हैं आइसक्रीम, तो दैट कैन बी इंक्लूडेड। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आर क्या क्या होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, दिस आर द कैपिटल गुड्स। तो करेक्ट आंसर विल बी 2 and 3, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ईशा डी क्यों लगाया। सर वो वैल्यू एडिशन तो कर ही रहा है। हाँ वो वैल्यू एडिशन तो कर ही रहा है, ये जो वेजिटेबल वाला है, हाँ हाँ, जो रेस्टोरेंट के लिए परचेज कर रहा है, वो वैल्यू एडिशन तो कर ही रहा है। वैल्यू एडिशन कर रहा है, पर दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड ना। जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड काउंट ही नहीं हो रहा, फाइनल गुड ही हो रहा है। तो वो जो वेजिटेबल से तुमको बनाकर खिलाएगा वो होगा ना कैलकुलेट, हाँ जी ठीक समझ गए। ठीक। तो वेजिटेबल बाय रेस्टोरेंट परचेज जो कर रहे हैं आप, दैट इज नॉट द फाइनल गुड। जीडीपी के अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स आ रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने बताया ना, टी का एग्जांपल दिया तो था, टी लीव्स का एग्जांपल। टी लीव्स व्हेन यूज्ड बाय द रेस्टोरेंट्स are considered as the intermediate goods. Why? But tea leaves that are used by the what? Consume, जो आप लोग यूज करते हैं घर के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर, that is what? That is the final good. तो जब फाइनल गुड ही कंसीडर कर रहे हैं, ये इंटरमीडिएट गुड है ना, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। ये तो ऐसा ही हो गया कि आपने मार्कर को भी कैलकुलेट कर लिया, मार्कर का 10 रुपए हो गया, और उसके अंदर इंक का भी कर लिया, और ये प्लास्टिक बॉडी का भी कर लिया, इंटरमीडिएट गुड्स भी कर लिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट ऑप्शन।
ठीक है। सेकंड, आपने खुद ने कंज्यूम करा, प्लांट एंड मशीनरी दे आर द कैपिटल गुड्स आर द फाइनल गुड्स, सो सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। सी करेक्ट होगा इसके अंदर। संध्या समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई ध्यान से करो, ऐसे नहीं चलेगा। चलो पहली दिन की क्लास है तुम्हारी, है ना, सेकंड डे की क्लास है, मुझे खैर फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑलवेज आपको थोड़ा सा ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही, उसके अंदर आपको कैजुअल एटीट्यूड बिल्कुल नहीं अपनाना है, ठीक है। तो आपको हमेशा अपना दिमाग खुला रखना है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप है ना सही आंसर्स करें। अब डेली की ऐसी एक्सरसाइज होगी ना, जब तुम समझ जाओगे। मैं समझ रहा हूँ पहला ऑप्शन है, पहला मतलब एक तरह से दिन है, तो आपको नहीं हो रहा होगा। Which of the following constitute economic territory of a country with respect to the GDP calculation? मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पूछा गया है इसके अंदर। तो देखो, फिशिंग वैल्यू वेसल्स, ऑयल, नेचुरल रिग्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन एन इंटरनेशनल वाटर। किसी भी इंटरनेशनल वाटर के अंदर आपका फिश वेसल है, ठीक है, तो उसको क्या कंसीडर करा जाता है? उसको डोमेस्टिक टेरिटरी ही कंसीडर करा जाता है, ठीक है। तो दैट इज राइट। इसमें क्या गलत हो गया? बी क्यों लगा रहे हो? एक्सक्लूसिव राइट्स मेंशन नहीं था, इसीलिए मैंने उसको ऑफ नहीं किया। क्या? एक्सक्लूसिव राइट्स जो एक टर्म था वो उसमें मेंशन नहीं था, इसीलिए मैंने उसको तो एक्सक्लूसिव राइट मेंशन भी क्यों होना है यहाँ पर? तो सिर्फ ये है कि आपको मैंने बताया था ना, आपका कोई फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल रिग, ठीक है, कोई इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर हो रहा होगा, तो उसके अंदर अगर प्रोडक्शन होगा, इंटरनेशनल वाटर मतलब हाई सीज, है ना, किसी की टेरिटरी में नहीं है ये, राइट। तो इंटरनेशनल वाटर के अंदर जब है, तो उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा दैट विल बी काउंटेड, वो काउंट होगा उसके अंदर, जीडीपी के अंदर। ये लिखवाया तो हुआ है ये इसके अंदर, इस पूरा पॉइंट है इसके अंदर नोट्स जी में। सर, वो जस्ट वो कीवर्ड की वजह से मुझे लगा कि वो शायद से। चलो अभी क्लियर है सदा? यस सर, क्लियर है, चलो, क्लियर है सर। embassies, consulates, military establishment of country located abroad, that is also correct और this is also correct। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। चलो फिफ्थ के बाद अच्छा एक और ऑप्शन क्वेश्चन है कि सिक्स्थ क्वेश्चन इज आल्सो देयर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ जीडीपी? इसका क्या लगा है सिक्स्थ का? देखो, आप लोग इतनी चीज समझो एक बार कि जीडीपी का मतलब क्या है, कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज व्हाट, दैट इज जीडीपी। बस। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कहां पर है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। हम क्यों देखें उसको? कोई भी आकर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, और डोमेस्टिक टेरिटरी की आपको डेफिनेशन बताई दी थी, वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज जीडीपी। तो यूएस के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है ना उससे। सैलरी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन द यूएस, दैट इज नॉट करेक्ट। जापान में कोई हो रहा है, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। कोई भी कर रहा हो, चाहे इंडियन कंपनी कर रही हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है, तो हमें इससे भी मतलब नहीं है कि भाई जर्मन कर रहा है कि कौन कर रहा है, दैट इज ए करेक्ट ऑप्शन। आपको सिर्फ देखना है कि वेयर इट इज प्रोड्यूस। अगर आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट विल बी काउंटेड एज जीडीपी, एज सिंपल एज दैट। तो वेयर इट इज प्रोड्यूस दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट हु इज प्रोड्यूसिंग। जर्मन करे भाई हमारे लिए, एलियन करे, पाकिस्तानी करे, चाइनीज करे, डजेंट मैटर फॉर अस, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने गलत ऑप्शन करा है उनको समझ में आ गया, सिक्स का बी होगा करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, चलो। व्हाट इज द फाइनल गुड? फाइनल गुड क्या है इसके अंदर? सेवेंथ का आंसर क्या है? फाइनल गुड क्या होना चाहिए इसके अंदर, बताओ। अच्छा हो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है आप लोगों को सच में। हु इज द लेट गाय? अभी अभी कौन आया है, प्लीज टेल मी। जस्ट रेज योर हैंड। अभी अभी कौन आया है, जस्ट अभी? आई थिंक किशन इज देयर।
मोटो जी कौन है भाई ये? हु इज दिस मोटो जी, प्लीज टेल मी। हेलो सर, मैं हूँ फरीहा। आप कौन है? प्लीज नेम यू, नेम योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी प्लीज, आप अपना नाम बताएंगे? हाँ सर, फरीहा है हम। क्यों लेट हो भाई फरिया? सर वो ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा चलो ठीक। देखो, सेवेंथ ऑप्शन है, विच इज आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टू बी ए फाइनल गुड इन द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। पहला पूछा गया, इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन गुड। ये होना ही चाहिए कंजम्पशन गुड, ऐसा थोड़ी ना है, कैपिटल गुड भी तो होता है भाई फाइनल गुड। मस्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज मस्ट। मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन गुड, की कंजम्पशन गुड ही हो, नहीं कैपिटल गुड भी तो होता है। कैपिटल गुड को आप कंज्यूम नहीं करते, कंजम्पशन होता है, नो डाउट अबाउट दैट, कंजम्पशन गुड इज देयर, पर कैपिटल गुड इज आल्सो द व्हाट, आल्सो द फाइनल गुड। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं, इन दोनों को हटा दो। सेकंड को देखो मत, इट अंडर को, क्योंकि सेकंड दोनों ऑप्शंस के अंदर है, फिर भी देख लेते हैं अपन। इट मस्ट, इट डज नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक प्रोसेस के अंदर उसका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। मशीन है, वो मशीन ही रह रही है, उसने कार बना दी है, पर उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वो कहीं नहीं है कि मशीन जो है चॉकलेट के अंदर कन्वर्ट हो गई, कार के अंदर कन्वर्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जैसे शुगर हो गई थी चॉकलेट के अंदर। तो इट डज नॉट गो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस, दैट इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, इट मस्ट बी नॉन ड्यूरेबल इन नेचर, नॉन ड्यूरेबल मस्ट होनी चाहिए साहब, ड्यूरेबल भी तो हो सकती है, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल। तो ये मस्ट वर्ड है ना, इसका मतलब समझो होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो विधि आपको समझ में आ रहा है? और ये मस्त नहीं देखा था, मतलब मस्त के मस्ट, हाँ, कारण बस कंफ्यूज हो यही चीजें हैं जो हम गलती कर रहे हैं ना आज के डेट में, जो गलती कर रहे हैं उसको रिपीट मत करना बस। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आपको, भाई पहला आपका, मेरे को भी समझ में आता है एज ए स्टूडेंट, देखा जाए पहली बार आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, पहली बार हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट पे पढ़ा हो, पर डोंट थिंक कि भाई इतने इजी क्वेश्चंस होंगे कैजुअली हम चल लेंगे, नहीं। एग्जाम के अंदर भी यू ऑलवेज आपको कॉन्शियस रहना है ना, हर चीज हर वर्ड पढ़ना है। मैंने देखो, आप लोग देखो कितने कैजुअल हो, आपने यहाँ पर नॉट नॉट नहीं पढ़ा, आप अपनी गलती समझो, है ना। डोंट थिंक कि मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, प्लीज, मेरा काम है आपको सुधारना, ठीक है, और आप गलती करेंगे तो उसके ऊपर फोकस करना कि देखो ये तुम्हारी गलती है ना। तो यहाँ पर आपने नॉट नहीं देखा, कितनी बड़ी गलती कर दी, 2 नंबर चले गए आपके, 2 नंबर तो ठीक है, और एक नेगेटिव मार्किंग के 1/3 नंबर और चले गए, इतना बड़ा, इससे हो सकता है आपका सिलेक्शन रुक जाए। यहाँ पर आपने मस्ट नहीं पढ़ा, आपको सब कुछ पता था, आपको लगा कंजम्पशन गुड होता है, नॉन ड्यूरेबल भी होता है, पर मस्ट नहीं पढ़ा आपने। तो इतनी इतनी बड़ी गलती आपने कर दी, सोच कर देखो, 2 नंबर यहाँ पर कट गए, नेगेटिव मार्किंग और हो गई, मतलब कितनी बड़ी गलती है, जस्ट अंडरस्टैंड, है ना। 8th क्वेश्चन करें, इसीलिए क्लास है ना, इसीलिए क्लास है, डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं आपसे पूरा प्रॉमिस करता हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। बट आपको है ना कभी भी ऐसे डिप्रेस नहीं होना है कि यार मेरे तो सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये मैं कर रहा हूँ जानबूझकर, आपके साथ, आपके दिमाग के साथ खेल रहा हूँ मैं जानबूझकर, ऐसे समझ लो। यहाँ पर अगर आप टिक जाओगे तो फिर चीजें सही हो जाएंगी। यहाँ पे देखो, क्लोथ बॉट बाय द किड्स, दैट इज नॉट राइट। कॉफी मशीन इन द कैफेटेरिया, ये यहाँ पूछा क्या गया, कैपिटल गुड, कैपिटल थोड़ा ना होता है क्लोथ, है ना, क्लोथ तो वही है ना, अपन को पता है यार्न से बन रहा है, उससे बन रहा है, फिर ये सब चीजें बन रही है, राइट। क्लोथ इज ए फाइनल गुड, बट दैट इज द कंजम्पशन गुड, नॉट द कैपिटल गुड। कॉफी मशीन द कैफेटेरिया, ये मशीन है, तो दैट इज राइट। टी लीव्स परचेज बाय द रेस्टोरेंट, टी लीव इज आल्सो नॉट कैपिटल गुड, है ना, वो तो ट्रांसफॉर्म कर जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका, तो ठीक है, रेस्टोरेंट के द्वारा हो रहा है, चाय बना ली टी लीव से, राइट, तो दैट इज आल्सो नॉट राइट, तो सेकंड ओनली विल बी द राइट आंसर, ठीक है, इसका सेकंड ओनली राइट आंसर होगा। चलो, है ना, चलो अब यहाँ पर लिखो, 9th का आंसर लिखो। इसलिए ना ये चीजें है ना जो मैं कर रहा हूँ इसके अंदर इनोवेशन, कि भाई आपको डेली का आंसर करूँ, ये चीज नहीं है। अब बच्चे इसका इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यार पढ़ तो लिया एक बार इकोनॉमिक्स, वापस क्या पढ़ना है। आपने जहाँ से पढ़ा है वहां से आपको क्या पढ़ाया गया, आप खुद सोच कर देखो, आप लोगों ने भी तो पहले से पढ़ ही रखा हुआ इकोनॉमिक्स,
एक बेसिक बेसिक चीजें नहीं क्लियर करते हैं वो, हाई लेवल की तो छोड़ो, तुम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है ना इसके अंदर, तो देखो ये इंटरमीडिएट गुड है, ये तो मैंने आपको कराया हुआ है। कॉपर यूज फॉर द मेकिंग यूटेंसिल्स, दैट इज ए इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, कॉपर से फिर यूटेंसिल बन रहा है, फाइनल गुड बन रहा है, ठीक है, बर्तन बन रहा है। यार्न यूज टू मेक द क्लोथ्स इन द टेक्सटाइल, यार्न जो है वो भी क्या है, एक तरह से इंटरमीडिएट गुड है, उससे क्लोथ बन रहा है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। यार्न में क्या दिक्कत हो गई, यार्न मतलब धागा, धागा यूज टू मेक द क्लोथ्स इन द टेक्सटाइल मिल, दैट इज करेक्ट, है ना। तो ये भी इंटरमीडिएट गुड की तरह ही काउंट हो रहा है। इसमें पूछा गया विच ऑप्शंस आर करेक्ट, तो आपने इसके अंदर कर लिया। तो ऐसे अपन ने है ना ये 9 क्वेश्चंस करे, हो सकता है आपके 9 के 9 गलत हो जाए, प्लीज डू नॉट गेट डिप्रेस्ड। हो सकता है 9 में से एक सही हो, राइट। ये सब अपन को है ना लास्ट तक, लास्ट क्लास तक हमें 9 आउट ऑफ 9 लाना है बस। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ, हो सकता है आपने बहुत गैप दे दिया हो सकता है आपने कई बार प्रीलिम्स भी दिया हो, उसमें भी ऐसी छोटी छोटी गलती करके ही हमने क्या क्या करा है, हमने दिक्कत करी है अपनी लाइफ के अंदर। इसीलिए आप यहाँ पर अभी क्लास ले रहे हो, ये छोटी गलतियां ही हमको निकालनी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये चीजें इतनी डिटेल के अंदर कोई आपको नहीं बताएगा। आप लोग यहाँ पे वो भी बच्चे बैठे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइन करा हुआ है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, मुझे पता है एक दो नाम। यस ईशा, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने ये पढ़ा था ना, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट हम्म बिटवीन टू कंट्रीज, तो हम्म ये जो ये वाला पॉइंट और ये जो सेकंड क्वेश्चन था ना हमारा, ओनरशिप स्टेटस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल, हम्म ये एक जैसा नहीं लग रहा कि इसमें भी ओनरशिप हमने इंक्लूड की, और ये जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वाली है इसमें भी आया है कहीं ना कहीं ओन्ड एंड ऑपरेटेड। नहीं, वो डोमेस्टिक और एक और पॉइंट था एक बार मैं इसको वो क्लियर जो, कर देता हूँ, अच्छा है ना? ठीक ठीक। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कहाँ पर देखे हम कि प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर जब जीडीपी हुआ है ना, तो जीडीपी के अंदर सब कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी, और ये देख लिया, अब गुड प्रोड्यूस हो रहा है, गुड। तो गुड की जो होगी ना वो ओनरशिप देखी जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे ये नहीं कि आपका शिप है, शिप की ओनरशिप तो डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए देखी जा रही है। हमने क्या करा है, हमने जीडीपी कैलकुलेट कर लिया, मतलब गुड हमने निकाल लिया है। तो इस गुड को कौन ओन करता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तानी ओन कर रहा है कि कौन ओन कर रहा है, कहाँ ये प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मान लो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, फिश जैसे फिशिंग वेसल जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी, हम ऐसे कह रहे हैं। वहां पे अगर कोई पाकिस्तानी खड़ा होकर प्रोड्यूस कर लेता है तो वो भी हमारी जीडीपी के अंदर काउंट होगा, मतलब लेबर मान लो पाकिस्तानी है तो वो भी हमारी जीडीपी के अंदर काउंट होगा। ईशा, हाँ जी ठीक है। ठीक है। हाँ, अब सर एक दूसरा। और था कि ये जो हाँ फिशिंग वेसल वाला है ना, इसमें हमने लिखा हुआ है कि ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर ओवर इंडियन ओशन, ओवर, इंडियन ओशन। ओवर इंडियन ओशन वो एक एग्जाम्पल है। जैसे इंडियन ओशन का अच्छा। हाई सीज इंटरनेशनल वाटर होगा, राइट। वैसे ही पैसिफिक का हाँ इंटरनेशनल जी, वाटर होगा, वैसा है ना, पैसिफिक का भी कोई भी इंटरनेशनल वाटर हो तो सकता मतलब ये जरूरी नहीं है, है। हाँ, इंटरनेशनल ये वाटर का जरूरी मतलब नहीं क्या है कि होता है, इंडियन। हाँ जी मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ जी, हाँ, इंटरनेशनल वाटर का मतलब क्या होता है, ये समझो कि जैसे ये मान लीजिए आपका कंट्री है, राइट, इसके अंदर कुछ पानी जो होगा दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर, कुछ पानी जो होगा दैट इज नोन एज 200 नॉटिकल माइल्स तक, दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के अनक्लॉज का। और बाकी का जो पानी होगा ना, है ना, ये हाई सीज कंसिडर करा जाएगा। हाई सीज मतलब इसमें किसी का भी, कोई भी इसमें ओनरशिप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हर हर किसी भी कंट्री की ओनरशिप नहीं है, मतलब ये इंटरनेशनल वाटर है, एक तरह से इस वाटर को इंटरनेशनल वाटर कहते हैं। अब ऐसा इंटरनेशनल वाटर हर जगह होता है, इंडियन ओशन में भी होगा, पैसिफिक में भी होगा, कहीं पर भी हो सकता है, अटलांटिक में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, राइट। तो ये हाई सीज के अंदर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, अगर मान लो हमारा वेसल कर रहा है, तो वह हमारी जीडीपी के अंदर काउंट होगा। ईशा, ठीक है सर। करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ जी।
ठीक है ना। चलो, और किसी को कोई डाउट हो तो, ऐसा बहुत अच्छी बात है, ईशानी डाउट्स पूछिए। आपको भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क एनीबडी इन द क्लास, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो। ठीक है, चलो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए। इस तरह से आपने जो गलतियां करी उस गलतियों से सीखो और गलतियों को याद रखो अपनी, और गलतियों को फिर रिपीट ना करो। ये मेरा सजेशन आप लोगों के लिए है ना। चलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने पढ़ा था। हमने कहा मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी वेयर इट इज प्रोड्यूस इज इंपॉर्टेंट। वेयर, ये इंपॉर्टेंट है। हु इज प्रोड्यूसिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं। वही जीएनपी के अंदर हम देखते हैं तो जीएनपी के अंदर क्या होता है कि हु इज प्रोड्यूसिंग इज इंपॉर्टेंट, वेयर इट इज प्रोड्यूस इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, कहीं पे भी और भी हो सकता है। हमने एक एग्जांपल लिया था इसके अंदर, जिसके अंदर हमने एक तरह से एक फॉर्मूला बनाया था कि जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। एंड व्हाट इज द नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ये भी मैंने आपको बताया था। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ठीक है, तो जीएनपी से हम देखो यहां पर क्या करा है हमने, जीएनपी को जीडीपी की फॉर्म के अंदर लिखा है, राइट। वैसे हम जीडीपी को जीएनपी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जीडीपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। मतलब अगर मान लीजिए हमको डी से एन पर जाना है ना, डोमेस्टिक से हमको नेशनल पर जाना है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा व्हाट, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जीएनपी में से। जीएनपी में से हमको नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड अगर हम माइनस कर देंगे तो हम क्या कर जाएंगे, हम जीडीपी पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, जीडी मतलब डी से एन पे जाना है तो हमें सिर्फ एनएफआईए ऐड करना होगा और डी से हम एन पे चले जाएंगे। एन से डी पे जाना है हमको, नेशनल से डोमेस्टिक के ऊपर जाना है तो नेशनल से डोमेस्टिक के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या करना है, एनएफआईए माइनस करना होगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या करना था, डी जीडीपी दे रखा है मान लो आपको, और कोई कहे कि जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करो, आप फटाफट एनएफआईए प्लस करोगे और ये देखो जीएनपी में कन्वर्ट, आपको जीएनपी दे रखा है। कोई बोले आप फटाफट जीडीपी में कन्वर्ट कर दो, तो माइनस एनएफआईए करोगे, ये हो गया जीडीपी। इस तरह से अब इस फॉर्मूले को हम समझ लिए अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने अंडरस्टैंड कर लिया इस फॉर्मूले को। अब इस फॉर्मूले को याद कर लो तुम। अब मैं से बोलूंगा जीडीपी से जीएनपी में कन्वर्ट करो तो प्लस एनएफए कर देना, एनएफआईए कर देना, है ना। अब आपको सोचना नहीं है इसके अंदर, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, याद करना है, मतलब रूट मेमोराइजिंग आपको इसके अंदर करनी है। क्योंकि हम इस चीज को समझ गए, इसके अंदर एक एक वर्ड समझ गए कि नेट क्या है, फैक्टर क्या है, इनकम क्या है, अब्रॉड क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, सब कुछ समझ गए। अब अपने दिमाग को कुछ कुछ चीजें रटनी भी है, अपन को समझ के रटनी है। पर तो हम इस फॉर्मूले को रट गए, जीएनपी, जीएनपी एन बड़ा होता है ना तो एन पहले आ रहा है, इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआई। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई, ये आपको मतलब मेमोराइज होना चाहिए। रात को कोई उठाए भाई एक बार बता जीएनपी इज इक्वल्स टू, तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड बोल के आप सो गए, ऐसा आपको होगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, है ना। यहां तक अपन ने पिछला क्लास रिवाइज करा, एज वेल एज हमने क्या करने की कोशिश करी, हमने ये करने की कोशिश करी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन पे टाइम इतना इन्वेस्ट क्यों करा, बिकॉज अल्टीमेटली करना तो यही हमें एग्जाम में जाकर क्या करना है, हमें यही करना है। हमें थोड़ी ना भाई वहां पर अपना ये बताना है कि हमको आता तो सब कुछ था, कैसे बताओगे, क्वेश्चन सॉल्व करके। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम हमको स्पेंड करना है, और यही गलती रह जाती है। यहाँ पर बच्चे ना 4-5 अटेम्प्ट के बाद ही समझते हैं, 4-5 अटेम्प्ट दे दिए उसके बाद समझते हैं यार हमारा पता है क्या दिक्कत था, प्रीलिम्स पता है क्यों नहीं क्लियर हो रहा था, हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते थे। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। कम से कम तुमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मेरा हमेशा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, मेरा यही यूएसपी था। 100 क्वेश्चन मतलब 100 पेपर्स, जिसके अंदर 100 × 100, ये देख लो 10,000 क्वेश्चन तो करने होंगे, जिसमें तुमको इस वाले सब्जेक्ट के अंदर ही मैं तुमको 500 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो तुम छोड़ ही दो, मतलब इकोनॉमिक्स तो मतलब ऐसा है कि तुम्हारा हो ही जाएगा, और उस इकोनॉमिक्स के साथ साथ तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके कारण तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस जहाँ पे मस्ट और नॉट लिखा होगा वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हम जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब इसको ध्यान से समझना,
डेप्रिसिएशन क्या होता है ये ध्यान से समझ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है ये हम इसके अंदर ध्यान से, मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट करा, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैंने मशीन खरीदी और मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करा। ये मशीन जो थी ना, ये मेरी 20 लाख रुपए की मशीन आई, और मैंने मशीन खरीदने से पहले उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ ये मशीन कितने दिन चल जाएगी? तो उसने कहा साहब 20 साल आराम से चल जाएगी, 20 साल इसकी लाइफ है मशीन की, 20 ईयर्स की लाइफ। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, 20 साल तक चल जाएगी, उसके बाद मैं दूसरी मशीन खरीद लूंगा। बोले ये आपकी मर्जी, 20 साल तक ही चल जाएगी, इसकी तो मतलब लाइफ 20 साल है, ठीक है। तो इस मशीन की लाइफ 20 साल है। अब मान लो ये मशीन मैंने खरीदी है, मान लो 2000 के अंदर, 2000 मतलब 2000 ईयर का बोल रहे हैं ना, रुपीज नहीं है, ईयर है। रुपीज कितना? 20 लाख का मैंने खरीदा। अब अगर हम देखें 2001 के अंदर, क्या ये मशीन 20 लाख की रहेगी? नहीं सर, 20 साल तक ये जिंदा है ये मशीन, ठीक है, और हर साल ये खत्म हो रही है, ठीक है, हर साल कहीं ना कहीं ये मशीन खत्म हो रही है ना। इसका मतलब जैसे हमें, हमारा मान लो एज 60 साल है, तो जैसे जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे मेरी एज खत्म होती जा रही है, वैसे वैसे इसके अंदर से कुछ खत्म होता जा रहा है सर। मतलब अगर हम देखिए तो इसके अंदर से 1 लाख रुपए कम हो गया, अभी 19 लाख की रही है, ठीक है। 2002 के अंदर देखें, 2002 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर से 1 लाख रुपए और कम हो गया, अभी 18 लाख की रही है। और जब हम देखेंगे 2020, जब इसके 20 साल पूरे हो गए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। आर यू गेटिंग दिस वन? क्योंकि मशीन के अंदर कुछ ना कुछ जा रहा है, हम ऐसा अजम्पशन ले लेते हैं, एक अजम्पशन ले रहे हैं कि हर साल इसमें से 1 लाख रुपए निकल जा रहा है मशीन में से, तभी तो लास्ट में जाकर वो 0 हो जाएगा, है ना। ये 1 लाख रुपए जो होते हैं ना, जो मशीन के अंदर क्या है, मशीन के अंदर से निकल जा रहे हैं, हम कह रहे हैं निकल जा रहे हैं, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे निकल जा रहे हैं वर्ड को। दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा जाता है हर साल, और वो ऐसे ही अज्यूम करके करा जाता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट समथिंग कि उसके अंदर भाई कुछ ना कुछ खराब हुआ ही हुआ है, नहीं, अगर कुछ भी खराब नहीं हुआ है दैट इज ऑल्सो ए डेप्रिसिएशन, वो भी डेप्रिसिएशन की तरह काउंट होता है। इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो हम अज्यूम कर लेते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि इस मशीन की प्राइस कितनी है, 20 लाख रुपए, और हर साल इस मशीन में से 1 लाख रुपए निकल जा रहा है, क्योंकि इसका प्राइस जो है 20 लाख रुपए और इसकी लाइफ भी 20 ईयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ईयर्स है, तो इसका मतलब हर साल 1 लाख रुपए इसके अंदर कम हो जा रहा है। मतलब 2000 के अंदर मशीन खरीदी, 2000 ईयर के अंदर मशीन खरीदी, वो थी 20 लाख रुपए की। 2001 के अंदर खरीदी तो दैट इज 19 लाख रुपए। 2002 के अंदर खरीदी तो दैट इज 18 लाख रुपीज एंड सो ऑन। और अपन ने देखा लास्ट के अंदर 2020 के अंदर जब अपन ने खरीदी तो दैट इज 0। तो जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को डेप्रिशिएट करते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को खत्म होते जा रहे हैं। जैसे हम इंसान है, हमने जैसे ही जन्म लिया, जैसे हम अपने आप को खत्म भी करने लग गए। जैसे जैसे हमारा बर्थडे आएगा हम खुश होते हैं, पर बर्थडे आता है तो हमको दुखी होना चाहिए, अरे साहब अब तो इतने साल कम रह गए हैं। हमको बहुत खुशी होती है, और हो सकता है इसीलिए खुशी हो कि इस पापी दुनिया के अंदर कम रहना पड़ेगा, इसलिए भी खुशी हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझे, जब भी आप कोई भी मशीन खरीदेंगे, मशीन के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग, है ना, वो डेप्रिशिएट होती रहेगी। तो जो भी कैपिटल गुड्स है उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा जाता है, और डेप्रिसिएशन इसी तरह से कैलकुलेट करा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कैपिटल गुड्स जो होते हैं ना, वो जो होते हैं डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एडिशन। हर साल वो प्रोड्यूस जो होते हैं, वो ऐसा नहीं कि कुछ और होता रहे उसके अंदर, ऐड होता रहे, उसके अंदर एक्चुअली घटता रहता है चीजें, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, लेट अस कंसीडर इन न्यू मशीन दैट द फर्म इन्वेस्ट इन, दिस मशीन मे बी इन सर्विस फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। 20 साल के लिए ये मशीन रहेगी, आफ्टर विच इट फॉल्स इनटू डिसरिपेयर एंड नीड्स टू बी रिप्लेस, उसको रिप्लेस करना होगा। तो इस मशीन को, ठीक है, इस मशीन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते रहते हैं, हर साल इसके अंदर से कुछ ना कुछ ओरिजिनल वैल्यू के अंदर से डेप्रिशिएट करते रहते हैं। और डेप्रिशिएशन इसी तरह से हर साल का जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेस वूमैन हूं, मैंने मैंने मशीन्स खरीदी है बहुत सारी,
तो गवर्नमेंट हमेशा कहेगी कि हाँ तेरी मशीन जो खरीदी है तूने उसके अंदर से ये जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है तेरी, है ना। 1 लाख रुपए तुम्हारा इस तरह से डेप्रिशिएट हो जाएगा। 1 लाख रुपए तुम्हारा एक तरह से खर्चा मान लिया जाएगा, खर्चा, एक्सपेंसेस, क्योंकि डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट के अंदर ही 20 लाख तुम्हारे पास जीरो हो जाएंगे, तो हर साल तुमको 1 लाख रुपए का टैक्स कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपको 10 लाख रुपए का टैक्स देना था, पर आपकी मशीन भी तो खराब हुई है, उसके अंदर भी तो आपका एक तरह से 1 लाख रुपए की तो मशीन चली गई आपकी, तो आपको 9 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन इस तरह से एक एनुअल अलाउंस है कि कैपिटल गुड का वियर और टीयर होने का एनुअल अलाउंस, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ये मैं तुमको डीप में थोड़ा सा लेकर जा रहा हूं बिकॉज क्वेश्चंस आजकल यहां से आते हैं। पिछला जब लेक्चर लिया था मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, तो मैंने उसमें ये चीज इतनी डीप में नहीं पढ़ाई थी, बट अब क्वेश्चन इसमें से आएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछने लग गए यूपीएससी। तो हमें अपने आप को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी रिसर्च को नहीं रोकनी है, इसीलिए नोट्स को अपडेट करते रहना पड़ेगा। मैं आपको वो भी पढ़ा सकता था जो मैंने पिछले साल पढ़ाया, बट इसके अंदर आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ी डिटेल की नॉलेज होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन मतलब कि कंपनीज को एक तरह से गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है भाई तूने 20 लाख रुपए की मशीन खरीदी है ना, बोले हाँ सर खरीदी है। अब 20 साल बाद ये मशीन का प्राइस हो जाएगा जीरो, क्योंकि 20 साल की लाइफ है, खत्म। बोले हाँ सर, तो एक काम कर कि हर साल मैं तेरे को है ना 1 लाख रुपए का टैक्स में बेनिफिट दे दूंगा, डेप्रिसिएशन दिखा देना तू 1 लाख रुपए का। ठीक है, कैसे? आपको मान लो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है, पर आपने सारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, बट ये चीज तो कैलकुलेट नहीं करी कि मेरी मशीन भी तो डेप्रिशिएट हो रही है, 1 लाख रुपए तो मेरा यहाँ खर्च हो रहा है हर साल। तो ये खर्च हो रहा है, मतलब 1 लाख रुपए इसमें से माइनस करोगे प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट आपका बना 9 लाख रुपए। 9 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज टैक्स जो देना होता है ना आपको प्रॉफिट पे देना होता है। तो 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन दिखा के 9 लाख का, तो एक तरह से 1 लाख का हर साल अलाउंस दे दिया ना, अलाउंस दे दिया किसने, गवर्नमेंट ने आपको, इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। ठीक है भाई, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप देखो डेप्रिसिएशन, आप ये देख रहे हैं कि हर साल आपकी जो मशीन की वैल्यू होती है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो उसको हर साल गवर्नमेंट कैलकुलेट कर लेती है और आपके नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में उसको कैलकुलेट, मतलब टोटल प्रॉफिट के अंदर से उसको माइनस कर दिया जाता है, जिससे कि आपका टैक्स बच जाता है। पहले आप 10 लाख रुपए का टैक्स दे रहे थे, अब आप 9 लाख रुपए का टैक्स दोगे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अपनी जो भी डेप्रिसिएशन है ना वो हटाकर हमको नेट प्रॉफिट बताया करो तुम लोग, है ना। टैक्सेशन में इसको डिटेल के अंदर थोड़ा अपन पढ़ेंगे। अभी आसान भाषा में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, जो भी मैं खर्च करता हूं ना मशीन के ऊपर, मशीन के ऊपर जो भी बिजनेसमैन खर्च करता है ना, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मशीन के ऊपर जो भी बिजनेसमैन खर्च करता है उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, कि मैंने 1000 रुपए की मशीन खरीदी तो 1000 रुपए का मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो मशीन के ऊपर जो भी खर्च करा जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपने इन्वेस्टमेंट करा मान लो 20 लाख रुपए का, अगली साल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, वो 20 लाख। अगली साल के रेस्पेक्ट में देखें तो डेप्रिशिएट हो गया -1 लाख। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था 20 लाख का, वो 19 लाख ही बच गया, है ना भाई। अगले साल तो उसका 1 लाख रुपए तो डेप्रिशिएट हो गया, उसका लाइफ खत्म हो रहा है, धीरे धीरे अपने आप खत्म हो रहा है। तो यहां पर देखो, जो ये फॉर्मूला है ये समझो आप, नेट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करा आपने 20 लाख रुपए और उसमें से डेप्रिशिएट हो गया कुछ 1 लाख रुपीज, तो उसको नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ग्रॉस मतलब कुछ बड़ा, ग्रॉस मतलब कुछ बड़ा, उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, और वो माइनस क्या कर रहे हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो उससे हमको मिल रहा है नेट। ये हमने डेप्रिसिएशन का आपको कॉन्सेप्ट बताया। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कराया जाता है, मिनिस्ट्री का हेडेक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉसपी मिनिस्ट्री इसको कैलकुलेट करती है हर इंडस्ट्री के लिए। एक अजम्पशन कर लिया जाता है कि कैपिटल गुड्स तो 10% डेप्रिशिएट हो ही रहे हैं, तो 10% का डेप्रिसिएशन इस तरह से कर दिया जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर आपको एक तरह से टैक्स के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अब देखो, ये सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, डेप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हो सकता है नो रियल एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा आपका खर्चा नहीं हो रहा हो, 20 लाख रुपए के ऊपर मशीन मस्त चल रही है, आपने अगले साल 2-3 साल तक कोई खर्च नहीं करा उसमें, फिर भी 1-1 लाख रुपए यहाँ पे से आपका डेप्रिसिएशन का काउंट कर लिया गया। क्यों काउंट कर लिया गया? क्योंकि मशीन की लाइफ ही 20 साल तक है। तो इट इज नो रियल एक्सपेंडिचर मे हैव एक्चुअली बीन अकर्ड ईच ईयर, येट डेप्रिसिएशन इज एनुअली अकाउंटेड फॉर। तो आप देखेंगे डेप्रिसिएशन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप सोच कर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और कितने लोग जो होते हैं उसके अंदर फेल हो सकता है इस क्वेश्चन में, कि डेप्रिसिएशन के अंदर एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन काउंटिंग कर जब करते हैं तो एक्सपेंडिचर होना जरूरी है कि नहीं है? कोई जरूरी नहीं। In an economy with 1,000 of enterprises, it is rarely varied period of the life of their equipments in any particular. Some enterprises are actually making the bulk replacement spending. ठीक है, बल्क रिप्लेसमेंट स्पेंडिंग इस तरह से वो करके दिखा देते हैं कि हमने देखो इतना डेप्रिशिएट हो रहा है हमारा, इतना डेप्रिशिएट हो रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर ऐसे दिखा देते हैं 10% डेप्रिशिएशन अपना चल रहा है। ये अकाउंटिंग सेंस के अंदर कैलकुलेट करना होता है सर। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज डेप्रिशिएशन। क्यों सर एकदम से आप डेप्रिशिएशन पे क्यों आ गए? हम तो अभी तक अच्छा खासा जीडीपी पढ़ रहे थे, डेप्रिशिएशन पे क्यों आ गए? क्योंकि डेप्रिशिएशन वर्ड मैंने आपको इसलिए समझाया बिकॉज यहां पर अब हमको कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी जीडीपी से रिलेटेड, और जीडीपी से रिलेटेड हम जब टर्म्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर पहला टर्म ही आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था ना, अब हम पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ग्रॉस से हम नेट की तरफ गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ गए। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इसके अंदर मतलब ग्रॉस से हमको नेट की तरफ जाना है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ, तो हमको इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस मतलब बड़ी चीज, कुछ बड़ी चीज में से छोटी चीज हम माइनस कर रहे हैं, कुछ कोई चीज हम माइनस कर रहे हैं और उससे हमको जो मिल रहा है दैट इज नोन एज नेट। जैसे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में अपने देखा था बी माइनस सी अपन कर रहे थे, ग्रॉस में से कुछ चीज माइनस कर रहे हैं दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नेट। तो यहां पर ग्रॉस क्या है? ग्रॉस का मैंने आपको बताया था, जैसे आपका मान लो 10 लाख का सैलरी है, आपने कहा कितना सैलरी है यार, ग्रॉस में बता तेरा सैलरी कितना है, 10 लाख रुपए, और मिलता कितना है कटकटा के 9 लाख रुपए, वो नेट हो जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो दैट विल गिव यू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। इसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी में से जब कुछ माइनस कर देंगे, कुछ क्या है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन है, तो हमें क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, नेट मिल जाएगा हमें। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? बहुत ही सिंपल मैनर के अंदर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी डाउट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए आराम से। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमको नेट मिल गया साहब, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बधाई हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल गया हमें, एनडीपी। ठीक है, तो नेट वर्सेस ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? जब भी हम ग्रॉस में से, जीडीपी में से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। चलो हम इस डेप्रिसिएशन को तो समझ गए कैसे कैलकुलेट करा जाता है, कि हर साल 1-1 लाख रुपए इसमें से गायब होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, और लास्ट के अंदर वो जीरो हो जाएगा। गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट कर लेगा। डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है ये समझो। वन फाइन डे क्या हुआ, मैंने एक मोबाइल दुकान पे गया, मैं है ना शॉप पे गया, और शॉप से मैंने क्या करा, एक मोबाइल खरीदा। मैंने कहा यार कितने का मोबाइल है? उसने कहा 10 लाख रुपए का मोबाइल है ना। 10 लाख ज्यादा हो गया, सॉरी। उसने कहा कि 50,000 रुपए का मोबाइल है। मैंने कहा ठीक है यार, 50,000 रुपए का मैं मोबाइल लेके गया। अब मैंने क्या करा, मैं जा रहा था रास्ते में, जैसे रास्ते में गया ना मैं, तो मोबाइल गिर गया। बारिश का मौसम चल रहा है, पानी में गिर गया। अब मोबाइल के अंदर पानी चला, मोबाइल हो गया खराब। अब आप सोचे कि अब ऐसे कैसे लेकर जाएंगे, उसको वापस दे देंगे। आप उसके पास ऐसे कैसे लेकर गए कि भैया यार अभी अभी लेकर गया था, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है कुछ भी, आप है ना इसको वापस ले लो मोबाइल को, अभी अभी लेके गया तो बस लेके ही गया हूं। वो बोलेगा मूर्ख समझ रखा है मेरे को,
अब अगर तुम दोगे तो तुमको 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे, अब तुमको इसका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए। लेना है तो लो। तुम बोलोगे भैया 2 मिनट पहले तो लेके गया था, उसमें क्या हो गया? बोले इसका अंदर वियर और टीयर हो गया, वियर टीयर हो गया इसके अंदर। मतलब इसकी वैल्यू जो 50,000 थी अब डेप्रिशिएट होगी 30,000 रुपए हो गई, वियरिंग एंड टीयरिंग इसके अंदर हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। पूरा पैसा नहीं देगा। चलो दूसरा केस लेते हैं हम। दूसरा केस लेते हैं, वही बंदा उससे वापस मोबाइल लेने गया कि भैया हमको नया मोबाइल चाहिए। उसने बोला 50,000 रुपए का मिलेगा, ठीक है। और दुकानदार इस बार उसको बोल रहा है, ओ भाई तोड़ ताड़ के मत ले आना कि मोबाइल, मैं नहीं दूंगा 50,000 रुपए वापस। तू कहता है कि कुछ नहीं हुआ अभी अभी, है ना। तो उसने बोला ठीक है यार भैया नहीं लेके आऊंगा। अब उसने ले आकर उसको अपने घर में रख दिया। 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गए। 3 महीने में उसको लगा कि यार मैंने एक मोबाइल खरीदा था पर मैंने उसको यूज नहीं करा है, और ना ही वो टूटा, इस बार टूटा भी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो दुकानदार के पास जाता है कि भैया लो तुम्हारा मोबाइल, मैंने इसके हाथ भी नहीं लगाया, इसको खोला भी नहीं पैकेट से, अब लाओ मेरे को 50,000 रुपए दे दो। तो ये क्या शॉपकीपर उसको 50,000 रुपए दे देगा? मैंने कहा क्या हो गया, 50,000 रुपए दे दो, अभी तो लेके गया था, मतलब 3 महीने पहले ही तो लेके गया था, मैंने तो उसको खोला भी नहीं। पिछला तो चलो टूट गया था, मैं भी समझ सकता हूँ, आम आदमी भी समझ सकता है उसको, पर इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो ये जो पर्सन कहेगा ना कि बेटा इसमें 3 महीने हो गए, मतलब लैप्स ऑफ टाइम, और लैप्स ऑफ टाइम के अंदर भी वैल्यू जो होती है वो डेप्रिसिएशन इसके अंदर डेप्रिशिएट कर जाती है। अब तेरे को इसका भी 30,000 रुपए ही मैं दूंगा। बोले यार लैप्स ऑफ टाइम क्या होता है? लैप्स ऑफ टाइम इज ऑल्सो कंसिडर एज ए क्राइटेरिया फॉर डेप्रिसिएशन। कि साहब मेरी मशीन थी, मेरी मशीन मैंने चलाई नहीं, 10 साल तक ऐसे पड़ी है, तो 10 साल के अंदर इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। लैप्स ऑफ टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब मैंने सोचा कि यार अब क्या करूं, ये आदमी तो मेरे को हमेशा ऐसे डांट सा देता है। मैंने एक बार ऐसे ही इससे वापस मोबाइल खरीदा। मैंने कहा अब ना इसको मैं तोड़ूंगा ना लैप्स ऑफ टाइम होगा। मैंने इससे मोबाइल खरीदा, मैंने कहा अभी मैं घर जाके आता हूँ। घर जाके मैं वापस आया इसके पास, मैंने कहा ले भाई मोबाइल ले ले तेरा, अब मेरे को 50,000 रुपए दे दे। अब बता क्या करेगा तू? अब ना लैप्स ऑफ टाइम हुआ है और ना ही अब टूटा ये मोबाइल। अब कितने रुपए देगा मेरे को उसके? अब तो 50,000 देने पड़ेंगे। ये मैंने आउट ऑफ ईगो कर लिया, मेरे को मोबाइल खरीदना नहीं था फिर भी मैंने आउट ऑफ ईगो कर लिया। इसने बोला अब इसका मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई, 50,000 रुपए की चीज 10,000 रुपए? बोले हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास एक और मोबाइल है और उस मोबाइल को ये अब सब खरीद रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके अंदर ज्यादा एडवांस है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है अब। और ये जो तेरे पास मोबाइल है ना, इसका मोबाइल का टेक्नोलॉजी तो खराब हो चुका है, तो पुराना हो चुका है। बोलूं अरे यार ऐसा होता है? बोले हाँ, कि मतलब एक वे ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना। पहले वाले केस के अंदर भी वैल्यू कम हुई थी, पर पहले वाले केस के अंदर वियर एंड टीयर के कारण वैल्यू कम हुई थी, ठीक है। दूसरे वाले केस के अंदर भी वैल्यू कम हुई थी, पर उसके अंदर क्यों हुई थी? लैप्स ऑफ टाइम के कारण वैल्यू कम हुई थी। तीसरे वाले केस के अंदर भी हुई है, और उसके अंदर क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हो गई ऑब्सलीट हो गई है, ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी, इसके कारण वैल्यू कम हो गई। तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट द रिडक्शन ऑन द वैल्यू, और रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर, लैप्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी। नेट वर्सेस ग्रॉस, नेट एनडीपी का मतलब क्या हो जाएगा? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज इक्वल्स टू जीएनपी। सेकंड फॉर्मूला ये है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे अपनी कॉपी खोलिए और कॉपी में क्वेश्चन लिखें। आपको क्या करना है आपको जीडीपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी के अंदर। सभी आंसर लिखें, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या माइनस करेंगे। जीडीपी को एनएनपी में कन्वर्ट करना है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर आंसर लिख कर दे मेरे को।
लेट्स सी आप लोगों ने कैसे फॉर्मूला लिखा है। जीडीपी में से देखो क्या होगा इसके अंदर, पहले देख लेते हैं फिर देखेंगे किस किसने सही। जी से हमको एन पे जाना है, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और जीडीपी से हमको एनएनपी में देखना है तो एनएफआईए प्लस कर दो। तो सिंपल, तो जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन, वेरी गुड देवयानी। जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन, सुनिधि का भी सही है, विधि का भी सही है। जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस ईशा का भी सही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस तरह से आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। तो चलो हम ये भी पढ़ लिए कि नेट क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस में से जब साफ डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है हमें मिल गया है नेट। सो सिंपल है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बता दिया। कौन कैलकुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अपने फॉर्मूले के हिसाब से करता है। फॉर्मूला क्या होता है हमें नहीं जरूरत है उसकी, जो जरूरत है वही हम पढ़ रहे हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो पहला जो टर्म था हमने जीडीपी से रिलेटेड नेट वर्सेस ग्रॉस, उसको अपन ने पढ़ लिया, राइट। दूसरा जो टर्म है वो अब हमको समझना है, दैट इज करंट वर्सेस कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस वर्सेस कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, इसको भी थोड़ा समझ लो। करंट और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है ये भी अपन को समझा देता हूं मैं आपको, है ना। ऐसे देखो, वन फाइन डे क्या होता है कि आप कैलकुलेट कर रहे थे जीडीपी 2020 की। 2020 के अंदर 10 मार्कर प्रोड्यूस हुए थे और कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 10 मार्कर प्रोड्यूस हुए। ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो उसको, अगर तुमको ढंग से नहीं समझाया जाएगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिंदगी भर में नहीं समझ में आएगा। और मैं तुमको जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसमें 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, आई विल मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है। 2020 की बात करें, 2020 में 10 मार्कर प्रोड्यूस हुए और कुछ प्रोड्यूस नहीं है, और एक मार्कर का प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है। तो इसका जीडीपी मैं बोलूं कितना होगा जीडीपी, तो आपको पता है 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। वेरी गुड। 2023 चल रहा है मान लो। 2023 के अंदर ना इस मार्कर की प्राइस एक्सपोनेंशियली बढ़ गई, 50 रुपए हो गई 10 से। और ये मार्कर ने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुए, सिर्फ 3 ही मार्कर प्रोड्यूस हुए इकोनॉमी के अंदर। पर जीडीपी तो इसकी कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 3, 150 रुपीज। यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं फिर भी जीडीपी इज मोर, 150 रुपीज की जीडीपी है। यहां पे 10 मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं पर जीडीपी क्या है, 100 रुपीज की जीडीपी है। बड़ी नाइंसाफी है सर। सर ये तो कोई बात नहीं हुई, यहां तो 10-10 मार्कर प्रोड्यूस हो रहे, 10 मार्कर्स, मोर देन 3 टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा है 2023 का, फिर भी इसके अंदर जीडीपी हम कितना मान रहे हैं, 100 रुपए मान रहे हैं। और सर यहां पे सिर्फ 3 मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं फिर भी यहां पर जीडीपी 150 रुपीज हो रही है। बड़ी नाइंसाफी हुई है किसके साथ, 2020 के साथ। सर ये तो बहुत ही खराब बात है ना सर, 2020 के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। यहां पर इसने 10 मार्कर प्रोड्यूस कर दिए भाई रात दिन जगकर, और इसकी जीडीपी सिर्फ 100 रुपए है। और यहाँ पे क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई, प्राइस 10 रुपए से 50 रुपए हो गया, तो जीडीपी यहाँ पर 150 रुपीज काउंट हो रही है। तो ये जीडीपी मेरे को सही सही नहीं लग रहा है कुछ। सो दिस इज, आई कैन नॉट से दैट दिस इज ए रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मैं तो नहीं कर सकता इसको, ये रियल जीडीपी है भी नहीं, इसका नाम जो है ना वो है ही नॉमिनल जीडीपी। इसका नाम जब हम इसके ऊपर ले रहे हैं तो नॉमिनल जीडीपी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नॉमिनल जीडीपी है। ये 100 रुपीज, ये 150 रुपीज नॉमिनल जीडीपी है, जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जिसके अंदर 3 मार्कर प्रोड्यूस होने के बावजूद भी यहां पर क्या है, यहां पर 150 रुपीज की जीडीपी आ रही है। तो दिस जीडीपी इज एट द करंट प्राइस, करंट प्राइस पर है। और करंट प्राइस पे जो जीडीपी निकालते हैं उसको हम रियल नहीं कहते सर, हमारी तो जमान से रियल निकल ही नहीं रहा इसके लिए, ये तो नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, इस केस के अंदर भी करंट प्राइस पे निकाल रहे हैं, 10 रुपए पे निकाल रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 2017 के साथ नाइंसाफी हो जाएगी यहां पर, ये भी कोई सही तो है नहीं, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह से इन्फ्लेशन ही होगा। 2017 में मान लो प्राइस जो होगा एक ही होगा, राइट, 1 ही रुपया होगा या फिर 5 रुपए होंगे मान लो, और उधर 20
20 जो है प्रोडक्शन हुआ होगा, मान लो 100 रुपए उधर होगा, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी ना रहेंगे फिर। आई होप यू आर गेटिंग मी। ये नॉमिनल जीडीपी है साहब, दिस इज नॉट द रियल जीडीपी। आर यू गेटिंग इट? इज दिस क्लियर? तो सर क्या करें फिर, इंसाफ कैसे मिलेगा सर? हमको इंसाफ चाहिए, हमें 2023 के लिए हम आंदोलन करेंगे सर, 2023 के लिए, कि इसने तो भाई ने 3 ही मार्कर प्रोड्यूस करे हैं और इसका 150 हो गया, तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और ये देखो सर कितना सही है। तो हम क्या करते हैं यार, आंदोलन मत करो, है ना, हम क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट प्राइस ले लेंगे, ठीक है, हम 2011 के पास जाएंगे, इसको एक बेस ईयर ले लेंगे, हम बेस ईयर, और हम 2011 से बोलेंगे, हे 2011 तू बता तेरे यहां पर मार्कर का प्राइस क्या था? ये बोलेगा मेरे यहां पे मार्कर का प्राइस 5 रुपीज था। बोले ठीक है, थैंक यू यार। बोले क्या करेगा? बोले कुछ नहीं, तू तो बस थैंक यू बताने के लिए 5 रुपए था। तो क्या करोगे तुम, यहां पर आओगे 2020 के अंदर, 2020 से पूछोगे भाई तेरे कितने मार्कर प्रोड्यूस हुए, तो उसने बोला 10 मार्कर प्रोड्यूस हुए। तो इससे बोलेंगे कि तेरे 10 मार्कर प्रोड्यूस हुए, कितने रुपए का हुआ है? 10 रुपए का एक मार्कर है। बोले 10 रुपए का नहीं काउंट करूंगा, मैं 5 रुपए का करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कांस्टेंट प्राइस में ले रहा हूं, मैं बेस ईयर की प्राइस पे जब लेता हूं तो कांस्टेंट प्राइस में। तो तेरी रियल जीडीपी पता है कितनी है? 50 रुपए। और तेरे पास आते हैं भाई साहब, एक बात बता, तूने कितने प्रोड्यूस करे, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करी? 3 मार्कर प्रोड्यूस करे। तो तेरा पता है क्या है? तेरा हम 50 रुपए नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे 5 रुपए से। तेरा कितना होगा? 15 रुपए। क्योंकि 5 रुपए किसका प्राइस था? 2011 में मार्कर का प्राइस था। आई होप प्रॉब्लम समझ में आई है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। तो 2011 के अंदर जो मार्कर का प्राइस था वो 5 रुपए था। तो इसके अंदर यहां पर 10 मार्कर का प्राइस जो है यहां पर भी 5 रुपए लिया, और 3 मार्कर का प्राइस भी 5 रुपए ले लिया। ये देखो हो गया इंसाफ। अब इसकी जीडीपी देखो, यहाँ 150 रुपए थी, अब यहाँ पर 15 रुपए आई ना असलियत। और इसकी जीडीपी देखो, यहाँ पर 100 रुपए थी, यहाँ पर इसकी भी असलियत आ गई 50 रुपए, पर अब इसकी जीडीपी बड़ी हो गई। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये जो जीडीपी रुपीज 15 रुपीज पे हमने कैलकुलेट करे, किसके ऊपर? बेस ईयर की प्राइस के ऊपर। बेस ईयर के पास गए और बेस ईयर से पूछा कि भाई तेरी क्या प्राइस है। ये जब हमने कैलकुलेट करी तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज, अब ये रियल हमको दिख रही है, दिस इज नोन एज रियल जीडीपी। आई विल रिपीट इट अगेन, पर अभी समझ लो, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज रियल जीडीपी। ये इनकी रियल जीडीपी होगी। अब लग रहा है हाँ सर अब इंसाफ हो गया है, समझ में आ रहा है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीडीपी। एक तो जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम कांस्टेंट प्राइस पे ले रहे हैं, 10 मार्कर है 10 रुपए का है, कांस्टेंट प्राइस पे ले रहे हैं, तब सॉरी करंट प्राइस पे ले रहे हैं, करंट प्राइस पे। जैसे हमने यहां लिया 2020 की प्राइस पे, करंट प्राइस पे लिया तो 100 रुपए यहां पर हो गया। यहां लिया हमने 2023 की प्राइस पे, करंट प्राइस पे लिया, ठीक है, यहां पर कितना था? 50 रुपए का प्राइस था, 3 मार्कर। ये जो जीडीपी 100 और 150 रुपए कैलकुलेट हुई है, दैट इज नोन एज व्हाट? दिस जीडीपी इज नोन एज जीडीपी एट द रेट ऑफ करंट प्राइस, एंड दिस जीडीपी इज नोन एज व्हाट? इस जीडीपी को हम क्या कह रहे हैं? जीडीपी एट द रेट करंट प्राइस। इसको हम कह रहे हैं एक तरह से नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। वहीं जब हम एक बेस ईयर ले रहे हैं, 2011 का बेस ईयर ले रहे हैं, जिसके अंदर प्राइस कितना है मार्कर का? 5 रुपए है, तो उसको लेकर, उस प्राइस को 5 रुपए को लेकर हम 2020 के अंदर जब कैलकुलेट कर रहे हैं, 2020 के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 50 रुपए हमारी जीडीपी आ रही है 2020 की। और 2023 की अगर हम जीडीपी देखें तो दैट विल बी व्हाट? ये तो और भी इसका तो मतलब असलियत सामने आ गई सर। 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 रुपए। हमने कहा देख, ना तेरी हम प्राइस लेंगे ना तेरी प्राइस लेंगे, हम किसी तीसरे की प्राइस लेंगे और फिर उससे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो जीडीपी है इसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं है ना, इसके अंदर इन्फ्लेशन तो है ही नहीं। और ये जीडीपी असली जीडीपी है। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज रियल जीडीपी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये रियल जीडीपी 150 से सीधी हो गई 15 रुपए। ये थी इसकी रियलिटी। दिख रहा था इतना 150 करके घूम रहा था चश्मा लगाकर, बाद में पता चला अरे भाई ये जो चश्मा था इसने इन्फ्लेशन के कारण लगा रखा था। जब इसकी हकीकत सामने आई तो ये 15 रुपए का निकला। दिस इज नोन एज रियल जीडीपी। तो हम देखो इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़ जाती है, तो हम ऐसा नहीं कि हमारी जीडीपी बहुत अच्छी हो रही है भाई, इन्फ्लेशन हो रहा है महंगाई में मजा आ रहा है,
गवर्नमेंट उस वक्त रियल जीडीपी निकालेगी तब उसकी असलियत पता चल जाएगी। तो जीडीपी एट करंट प्राइस हम क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, एंड दैट कांस्टेंट प्राइस इज डेराइव फ्रॉम ए बेस ईयर, एक बेस ईयर लिया है। अब बेस ईयर कैसे लेते हैं वो भी बताएंगे हम अभी वो बेस ईयर लिया है आपने, तो दैट प्राइस इज डेराइव फ्रॉम दैट बेस ईयर, बेस ईयर की जो प्राइस थी 5 रुपए वो है। तो आई होप दिस इज क्लियर, करंट वर्सेस कांस्टेंट प्राइस क्या है ये आपको सबको क्लियर होगा, राइट। तो चलो, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या है। करंट प्राइस को हम बोलेंगे, अगर करंट प्राइस पे जीडीपी निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी, और अगर कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी निकालेंगे तो दैट इज नोन एज रियल जीडीपी। तो करंट प्राइस आर दोस प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। जो जैसे हमने 2023 के अंदर प्राइस देखा था 50 रुपए जो प्राइस था, ठीक है, दैट इज नोन एज करंट प्राइस। और इस पे जब हम जीडीपी निकाल लेते हैं, ये जीडीपी निकल गई, मनी वैल्यू दैट इज 150 रुपए, दैट इज नोन एज व्हाट, जीडीपी एट करंट प्राइस, और दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। कांस्टेंट प्राइस आर दोस वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट द पर्टिकुलर बेस ईयर, 2011 का बेस ईयर पे होता है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट प्राइस। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर, ठीक है। तो यहां पर देखो, नॉमिनल जीडीपी दैट इज इवैल्यूएटेड एट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस, ठीक है, और रियल जीडीपी जो होते हैं दैट इज एडजस्टेड फॉर द चेंज इन द प्राइस लेवल, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा गया, इट इज इवैल्यूएटेड एट द कांस्टेंट प्राइस, दैट इज कांस्टेंट प्राइस मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, ठीक है। तो हम यहां समझ गए कि करंट प्राइस क्या होता है और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, ये तो आप समझ गए। करंट प्राइस मतलब प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट दैट पर्टिकुलर ईयर, और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बेस ईयर, दैट इज नोन एज कांस्टेंट प्राइस। ये हो जाएगा करंट प्राइस, ये हो जाएगा कांस्टेंट प्राइस। अब हमें ये आ गया कि बेस ईयर पे जो करते हैं हम वो होता है कांस्टेंट प्राइस, और जो हम नॉर्मल उस ईयर के अंदर कर लेते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, करंट प्राइस। करंट प्राइस के अंदर देयर इज हेल लॉट ऑफ इन्फ्लेशन, और उससे हो सकता है इन्फ्लेटेड जीडीपी हमको मिले, तो दैट्स व्हाई दिस जीडीपी इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। और दिस ईयर बेस ईयर पे जो हम जीडीपी निकालते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जीडीपी जो निकाल रहे हैं, देखिए दैट इज नोन एज रियल जीडीपी, ठीक है साहब। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको क्लियर है कि व्हाट इज कांस्टेंट प्राइस और व्हाट इज करंट प्राइस। अब कोई कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे ये कल देखेंगे अपन, है ना, कल की क्लास में आपको क्वेश्चंस दे जाएंगे, ठीक है। चलो, अब हम ये सब चीज पढ़ लिए, अब हम थोड़ा बेस ईयर के बारे में जान ले। व्हाट इज बेस ईयर? सर बेस ईयर जिसके ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे हो, जिसका आपने प्राइस दिया है, वो भरोसे लायक होना भी चाहिए बेस ईयर। तो बेस ईयर का कैलकुलेट मैंने 2011 को ही क्यों बेस ईयर लिया, मैंने 2009 को क्यों नहीं लिया, 2010 को क्यों नहीं लिया, है ना, मैंने 2019 को बेस ईयर क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेस ईयर जो होता है ना वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए साहब, उसमें कुछ ज्यादा उथल और पुथल नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। समझ में आ रहा है? इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। 2009-10 के अंदर हुआ था रिसेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2019 के अंदर हुआ था व्हाट, कोविड-19। तो ये नॉर्मल ईयर नहीं थे, इसमें तो उथल पुथल हो चुकी थी। इट शुड बी ए नॉर्मल ईयर। 2011 एक नॉर्मल ईयर था, इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ भयंकर कुछ उथल पुथल हुई नहीं थी, तो इसलिए मैंने 2011 का ले लिया, है ना। और सारे के अंदर 2014 में इलेक्शंस हुए थे तो उसके अंदर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा प्राइस, राइट। इसके बाद और भी कुछ हुआ होगा, ठीक है। फिर अपन देखे डिमोनेटाइजेशन हो गया, ये हो गया, तो हम इसलिए 2011 का ले रहे हैं। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि बेस ईयर 2011 का लेते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं, मैं एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं। बेस ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर, ऐसा आपको इसके अंदर समझना है। पॉइंट नंबर 1 दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, इट शुड बी ए लेटेस्ट ईयर, लेटेस्ट ईयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 1957 की क्रांति 1857 का ले लिया आप बेस ईयर, ठीक है,
1947 का ले ले, 1950 में देख ले सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आया था, सब कुछ स्टेबल था। ऐसा नहीं, पास का होना चाहिए ईयर, नहीं दूर का ईयर ले लो तो फिर जीडीपी आ जाएगी, पॉइंट्स में आ जाएगी फिर तुम्हारी रियल जीडीपी। तो पास का होना चाहिए बेस ईयर को, है ना, ऐसा दूर का नहीं होना चाहिए। बेस ईयर का मतलब क्या है, जो इंसाफ करता है। बेस ईयर मतलब जो इंसाफ कर रहा है वो पास का होना चाहिए। इट शुड बी अ लेटेस्ट वन, नॉर्मल ईयर होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेस ईयर के अंदर, जैसे 2011 के अंदर हमको पता तो होना चाहिए ना कि मार्कर की प्राइस कितनी थी, हमें पता होना चाहिए, मतलब हमारे पास रेलिवेंट डेटा होना चाहिए बेस ईयर का। वी शुड हैव रेलिवेंट डेटा। ये देखो, इन सेलेक्टिंग बेस ईयर इट शुड बी कंसीडर्ड दैट रेलिवेंट डेटा इज अवेलेबल फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर ईयर के लिए रेलिवेंट डेटा अवेलेबल हो, दैट इज नोन एज करंट वर्सेस कांस्टेंट, मतलब दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बेस ईयर। ये बेस ईयर होता है। ठीक है भाई, बेस ईयर का मतलब समझ में आ गया, हमें करंट प्राइस का मतलब समझ में आ गया, हमें कांस्टेंट प्राइस का समझ में आ गया, हमें बेस ईयर का मतलब समझ में आ गया। अब मैं तुमको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो अभी हमने अभी तक क्या पढ़ा है ये देख लो पहले। अभी तो हमने एक डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझा है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, और उस पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और तुम ऐसा मत समझना बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं, नहीं। ये जो थी ना, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, वो नेशनल अकाउंटिंग नाम का टॉपिक है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन का यही एग्जांपल दे रखा था, वहीं से लिए हैं आपके नोट्स। कम से कम एनसीईआरटी तो पढ़ोगे, है ना, एनसीईआरटी तो पढ़ो, बेसिक तो है, ये बेसिक है, दिस इज नॉट द डेप्थ ले लिया भाई हमने तो इकोनॉमिक्स का सीए की लेवल का पढ़ा दिया, नहीं। एनसीईआरटी में देख रखा है, जाकर अभी देखो एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी डेप्रिसिएशन की ये की डेफिनेशन दे रखी है, ये की ये लैंग्वेज दे रखी है उसके अंदर। पहले स्टॉक्स को बता रखा है, स्टॉक्स के बाद फिर बता रखा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद ये चीज बता रखी है, डेप्रिसिएशन। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो पढ़ा रहे हैं बहुत रेलिवेंट पढ़ा रहे हैं, बहुत ऑफिशियल पढ़ा रहे हैं। और ये तो आपको अभी एक तरह से फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है, जब आपका मेंस वाला होगा ना, मेरा सारा टाइम जा कर रहा है, मैं इसी में तो जा रहा है, योजना कुरुक्षेत्र इकोनॉमिक्स सर्वे, इनको खोज खोज के नोट्स बना रहा हूँ, बहुत प्यारे नोट्स बन रहे हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और अभी बन ही रहे हैं, ऐसे नहीं कि बन गए, बन रहे हैं नोट्स, और बहुत प्यारे बन रहे हैं। यू आर गेटिंग, यू विल गेट वेरी, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर मैं होता एज ए स्टूडेंट तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कितने बेनिफिशियल है, मतलब उसके अंदर से तुमको इतनी सारी चीजें मिल जाएगा, इतना कंटेंट मिल जाएगा, और बिल्कुल टू द पॉइंट बना रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ उसको, है ना, मैं किसी बनवा नहीं रहा उसको, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो यह है कि भाई कम स्टूडेंट्स को पढ़ा लेंगे बट पढ़ाएंगे क्वालिटी का, है ना। आपको भी समझ में आ गया होगा एक एक क्लास के अंदर है कि किस लेवल की क्वालिटी हम इसके अंदर दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ाएंगे क्वालिटी का, और इतनी क्वालिटी का पढ़ा देंगे कि उस स्टूडेंट को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सर गलत जगह ज्वाइन कर लिए थे, कहीं और पढ़ना चाहिए, नहीं, कभी ऐसा नहीं लगेगा। सिलेक्शन होता है नहीं होता है, ये तो थोड़ा सा अपना लक के ऊपर भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको आपको क्वेश्चन दिए, पढ़ाया सब सही था, पर क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, है ना। प्रैक्टिस कितनी करी है आपने, लक कैसा है आपका, प्लस ये नहीं आएगा कभी भी सर हमने क्वालिटी का नहीं पढ़ा था, या क्वेश्चन आपके पढ़ाई में से नहीं आए, ये चीज नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब अभी तक हम क्या पढ़े हैं, अभी तक हम पढ़े डेप्रिसिएशन क्या है वो हम समझे, डेप्रिसिएशन को एग्जांपल से समझ लिया, नेट वर्सेस ग्रॉस क्या होता है वो अपन ने समझ लिया। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस का मतलब समझ गए, हम नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी का होता है ये हम समझ गए। अब हम जो समझ रहे हैं दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर हमको समझना है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, अच्छा एक बात बताएं, तो हमने कहा था 2023 वाला कॉन्सेप्ट देखें। 2023 के अंदर अगर हम बताएं करंट प्राइस जो थी, करंट प्राइस कितनी थी, करंट प्राइस थी 50 रुपए, और उसके ऊपर हमने जब करंट जीडीपी कैलकुलेट करी, करंट प्राइस के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट करी जो कि नॉमिनल जीडीपी है, वो थी 150 रुपए, ठीक है। 2023 के अंदर इस तरह से बनेगा। और 2023 के अंदर ही जब हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट करी, रियल जीडीपी, तो दैट विल बी 5 रुपए इंटू 3 15 रुपए। तो मतलब कितना, डिफ्लेटर का मतलब क्या है, डिफ्लेटर का मतलब एक इंडेक्स है, दिस इज ए इंडेक्स। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है ये समझो, कि आपने सुना होगा कंज्यूमर प्रोड्यूसर इंडेक्स,
होलसेल प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब जो कुछ इंडिकेट कर रहा है, कुछ चीज बता रहा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर पता है क्या बताता है? इट इंडिकेट्स कि कितनी इन्फ्लेशन हुई है, इन्फ्लेशन का क्या है, कितनी इन्फ्लेशन हुई है किसके अंदर, 2023 के अंदर। दिस इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर, इसको जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे 2023 के अंदर कितनी इन्फ्लेशन है, 2023 के अंदर कितनी इन्फ्लेशन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आप 150 डिवाइडेड बाय 15 कर दें तो आपको पता चल जाएगा 10, मतलब ज्यादा है ना। अगर मान लो ये करंट प्राइस और ज्यादा है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर, एक सेकंड में बताता हूँ, इसके अंदर जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट द नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कितनी थी भाई? 150 रुपया, और रियल जीडीपी कितनी थी? 15 रुपया। तो यहां पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। मतलब जीडीपी डिफ्लेटर ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 10 है ना, 10 है। मतलब इन्फ्लेशन का ऐसे नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल 10 एक इंडिकेट कर रहा है कि, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहां पर प्राइस होता, करंट प्राइस 100 रुपए होता, तो नॉमिनल जीडीपी होती 300 रुपए। और यहां पर अगर जीडीपी डिफ्लेटर हम निकालते, जीडीपी डिफ्लेटर अगर हम निकालते तो 300 डिवाइडेड बाय 15 होता, तो ये कितना हो जाता? ये एक तरह से 20 हो जाता। जीडीपी डिफ्लेटर यहां पर डबल हो गया। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन यहां पे बढ़ गई। ये देखो इन्फ्लेशन बढ़ गई, 50 से 100 हो गया। तो ये दिखाता है कितनी इन्फ्लेशन है, ये मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दिखाता है, पर ये ऐसा नहीं दिखा रहा कितनी, मतलब रिलेटिवली कितनी इन्फ्लेशन है। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए प्राइस 100 रुपए हो जाता, तो यहां पर आप देखें जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू हो जाती 20। तो प्राइस यहां पे कर दो 200 रुपए, तो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू हो जाती है यहां पर 1000 डिवाइडेड बाय 15, है ना, 200 रुपए है ना। 200 रुपए कर दो तो 200 इंटू 3 है ना, 600 डिवाइडेड बाय 15, 40 हो जाती है जीडीपी। मतलब कि इन्फ्लेशन यहां पर बदल रहा है ना, यहां पर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ गई, फिर इन्फ्लेशन बढ़ गई, इस तरह से। तो इन्फ्लेशन कितना है ये अपन को कैलकुलेट करना होता है। जैसे हम अगर कैलकुलेट करें जीडीपी डिफ्लेटर फॉर 2017 का करा था अपन ने ना, जिसके अंदर कितना था, मार्कर का प्राइस था 10 रुपीज, और मार्कर का प्राइस 10 रुपीज था, और मार्कर कितने प्रोड्यूस करे थे? 10 प्रोड्यूस करे थे। ठीक है, ये था इसका करंट प्राइस, मतलब 100 इज द करंट प्राइस। ठीक है, और जो इसका कांस्टेंट प्राइस था वो था 10 into 5। 10 into 5 इज द कांस्टेंट प्राइस, 50 रुपए कांस्टेंट प्राइस है। मतलब ये है गया नॉमिनल जीडीपी, हो गया नॉमिनल जीडीपी, और ये हो गया रियल जीडीपी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और जीडीपी डिफ्लेटर इसके अंदर 2017 के अंदर जीडीपी डिफ्लेटर जो होगा वो होगा 100 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 20 रुपीज, 20 है ना। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ 100 है और यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर 20 हो गया, सॉरी 2 हो गया 20 हो गया। वहीं अगर हम देखेंगे 2023 के अंदर ये हो रहा था 150 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 10। तो आपको इससे ये पता चल गया ना जीडीपी डिफ्लेटर से, जीडीपी डिफ्लेटर फॉर 2023 इज 10 और जीडीपी डिफ्लेटर फॉर 2017 इज 2। तो किसके अंदर ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी है? 2023 के अंदर ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी है एज कंपेयर टू बेस ईयर। ये हमको पता चल जाता है इससे, जीडीपी डिफ्लेटर से, कितना डिफ्लेट हुआ है जीडीपी, कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है एज कंपेयर टू बेस ईयर। तो यहां पर अगर हम देखें 2017 के अंदर जो जीडीपी डिफ्लेटर हमने कैलकुलेट करा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, ये हमारे पास आ गया 2। और यहां पे हमने कैलकुलेट करा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी, यहां पर आ गया 10। तो मतलब रिलेटिवली इसके अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा है 2023 में एज एज कंपेयर टू बेस ईयर। विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू अगर हम देखेंगे इसके अंदर जो है वो तो कम हुआ है एज कंपेयर टू बेस ईयर। इन्फ्लेशन 2 ही हुआ है, इसके अंदर 10 हुआ है, 5 गुना बढ़ गया इसके अंदर। इसके अंदर जो है इन्फ्लेशन जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसके रेस्पेक्ट में 5 गुना इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया 2007 के रेस्पेक्ट, 17 के रेस्पेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। जब इसको इंडेक्स बोलते हैं तो इंटू 100 और कर देते हैं। ठीक है,
तो ये देखो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर एंड इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन हो गया ये। इट इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एन इकोनॉमी प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर ईयर एट द कांस्टेंट प्राइस टू दैट ऑफ द प्राइसेस दैट प्रिवेल ड्यूरिंग द बेस ईयर। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है। और ये क्या शो करता है? इट शोज इट द रेशियो हेल्प्स show the extent to which the increase in the gross domestic product has happened on an account of higher prices rather than the increase in the output. आउटपुट इंक्रीज नहीं होता 2023 के अंदर। 2023 के अंदर आउटपुट तो 3 ही था, प्राइस के कारण। तो हम अगर मान लो जीडीपी डिफ्लेटर ज्यादा आ रहा है, किसका? 2023 का। इसका मतलब क्या है? ओ भाई जीडीपी डिफ्लेटर ज्यादा आ रहा है, इसका इन्फ्लेशन के कारण उड़ रहा है, ये चश्मा लगा के घूम रहा है, इसका आउटपुट ज्यादा कुछ नहीं है, इसका आउटपुट बहुत कम है। और इसका जीडीपी 2017 के रेस्पेक्ट 2017 का जीडीपी कम आ रहा है, तो भाई इसने मेहनत करी है, जीडीपी डिफ्लेटर कम आ रहा है। तो जैसे इसका जीडीपी डिफ्लेटर 2 आ रहा था और इसका जीडीपी डिफ्लेटर 10 आ रहा था, तो आपको असलियत जीडीपी डिफ्लेटर से पता चल गई ना। 2023 बोला पता है मेरा जो प्रोडक्शन हुआ है 150 हुआ है। अच्छा, और 2017 यहाँ पे खड़ा था यार मेरा भी प्रोडक्शन हुआ है पर मेरा प्रोडक्शन 100 रुपए हुआ है। मैंने कहा एक सेकंड, तेरा प्रोडक्शन 100 रुपए है, तेरा 150 रुपए हुआ है। अच्छा ये बता ना 2023 तेरा जीडीपी डिफ्लेटर कितना है? नहीं यार जीडीपी डिफ्लेटर मत पूछ। बोले नहीं बता जीडीपी डिफ्लेटर कितना है? 10 है मेरा जीडीपी डिफ्लेटर। और तेरा कितना है 2017? बता जल्दी से कितना है? तो इसने बोला मेरा है 2 रुपए, 2 है मेरा। मैंने कहा, अच्छा ये बात है 2023 ज्यादा उड़ मत, तेरी सच्चाई समझ में आ गई मेरे को। जीडीपी डिफ्लेटर 10 है, इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन के कारण तो उड़ी मार रहा है, इन्फ्लेशन तेरा ज्यादा है। यहीं से पता लग गया हमको। तो जीडीपी डिफ्लेटर एकदम से आपको बता देगा क्या चक्कर क्या है। गवर्नमेंट बोले पता है हमारा जीडीपी कितना हो गया? पिछले साल जीडीपी पता है कितना था? पिछले साल जीडीपी 100 रुपए था, आज हमारा जीडीपी हमने ट्रिपल कर दिया, 300 रुपए हो गया। हम कहे रुक, पिछले साल का जीडीपी डिफ्लेटर बताना। बोले नहीं ये मत पूछो, क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर बताओ जल्दी से। पिछले साल का 2 रुपए, 2 है ना, 2 यूनिट, 2 यूनिट। अच्छा इस साल का क्या है? 10 यूनिट। बैठ जा, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है फिर तेरा बढ़ने का। तेरा तो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा है, प्रोडक्शन तो हुआ है कुछ ही नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन का कारण तेरा बढ़ा है। हमको एकदम से पता लगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर ये हमको शो करता है, शो द एक्सटेंट to which the increase in the gross domestic product has happened on account of higher price के कारण हुआ है तेरा ये, rather than increase in output increase होने के कारण नहीं हुआ, higher price के कारण हुआ है। that is known as what? that is known as GDP deflator। I hope this is also clear what is GDP deflator। ठीक है, तो GDP deflator भी हमने समझ लिया। तो हमने क्या समझा? हमने अभी ये समझा कि what is depreciation, यहां से हमने स्टार्ट करा। फिर नेट वर्सेस ग्रॉस हमने समझा, नेट और ग्रॉस क्या होता है ये अपन ने समझा। फिर हमने इसके अंदर नेट ग्रॉस के बाद हमने समझा करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है ये हमने समझा। और करंट प्राइस पे जीडीपी होता है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ये अपन ने समझा। फिर हमने समझा जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर के बाद अब हम जो समझेंगे दैट इज फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये क्या होता है। इंडेक्स वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। इंडेक्स वाला तो कुछ नहीं है, देखो इंडेक्स क्या होता है, है ना, इंडेक्स एक नंबर है, राइट। इंडेक्स मतलब एक ऐसी चीज जो कि क्या कर रहा है, जो कि कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कुछ इंडिकेट कर रहा है का मतलब क्या है? इंडिकेट कर रहा है कि भाई इन्फ्लेशन कितना है, ये इंडिकेट कर रहा है। इन्फ्लेशन ज्यादा है कि कम है, इन्फ्लेशन के कारण तो कहीं जीडीपी ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ये इंडिकेट जो कर रहा है दैट इज व्हाट? दैट इज द जीडीपी डिफ्लेटर। इसी तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है? इन्फ्लेशन कितना है, ये इन्फ्लेशन कितना है ये कैलकुलेट ना करके ये क्या कर रहा है कि उस साल इन्फ्लेशन के कारण प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है या फिर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है इसलिए ज्यादा हुआ है, राइट। ये इसके अंदर देख रहा है जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ये एक रेशो आता है, दिस इज ए रेशो, है ना, ये एक रेशो है। इस रेशो को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, है ना। इंडेक्स जनरली 100 से मल्टीप्लाई करे जाते हैं। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि
ये फिर एक इंडेक्स बन जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर एज ए इंडेक्स, मतलब इंटू 100 और करना है इसके अंदर। इंटू 100 करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका, ठीक है, रेशियो तो उतना ही रहेगा, है ना, रेशियो तो उतना ही रहेगा। पर इंटू 100 करने से क्या हो जाता है, इंटू 100 करने से एक तरह से क्या है कि, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी जो होती है इन्फ्लेशन की अगर डिफ्लेशन हो गया, ये हो गई कम बहुत, ये हो गई 100, और रियल जीडीपी जो है वो आ रही है ज्यादा, ठीक है, डिफ्लेशन भी तो हो सकता है, तो फिर ये पॉइंट्स के अंदर वैल्यू होगी, तो इंटू 100 कर देंगे तो वो चीज सही हो जाएगी। इसलिए इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ हम इंटू 100 कर लेते हैं। इंडेक्स जो होता है मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए कर देते हैं, कभी पॉइंट्स में वैल्यू आए तो उसको एडजस्ट कर सके, वो अजीब सा ना दिखे। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक सबको क्लियर है, राइट? आप बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल किशन, ये कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ, 2017 की हमने देखा, 2017 के अंदर 2 है, और 2018 के अंदर हमने देखा 2023 के अंदर हमने देखा इसका 10 है जीडीपी डिफ्लेटर, तो इसका मतलब यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, ठीक है। इनका करंट जीडीपी भी पता होना चाहिए, पर आपको करंट जीडीपी क्या है, ठीक है। इसका करंट जीडीपी हो सकता है कम हो, इसका ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। करंट जीडीपी पता हो और जीडीपी डिफ्लेटर पता हो, पता चल जाएगा किसके अंदर ज्यादा प्रोडक्शन, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है, राइट। तो इट इज जस्ट लाइक ए लिटमस पेपर, जीडीपी डिफ्लेटर इज जस्ट लाइक ए लिटमस पेपर। अगर हम कहें लिटमस पेपर है तो कैलकुलेट कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब चीजें, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। बट आप है ना अभी अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो आप 2 मिनट का ब्रेक लो, मतलब 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप मत लो। 2 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में चलाओ, डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करना और जीडीपी डिफ्लेटर तक एंड करना, एक पूरा सीरीज बनाओ, जल्दी से बनाओ। ये करना है सबको, ऐसा नहीं कि भाई 2 मिनट के लिए पानी वानी पी लेते हैं, ये नहीं। अभी 10-15 मिनट बाद आप आराम से नाश्ता वास्ता कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर क्लास के अंदर कुछ ऐसा चेंज नहीं होगा। 2 मिनट के लिए सोचना है तो मतलब सोचना है। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको ये समझ में आ गया है क्या मैं बोल रहा हूँ, राइट? चलो, अब हम जो नेक्स्ट करते हैं दैट इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है ये अपन समझते हैं, और भाई साहब मार्केट प्राइस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है ये अपन समझते हैं। अभी तक हम नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के बारे में समझ गए, मार्केट प्राइस क्या है ये अपन ने इसके अंदर समझते हैं। चलो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या अंतर है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो मैंने आपको बताए थे कि दे आर सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर, बताए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको याद रखो, है ना? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्शन। कहीं पे भी प्रोडक्शन होगा तो ये फैक्टर्स काम आएंगे, राइट? अब ध्यान से सुनो, ये मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, और ये लगा दिया हमने फैक्ट्री के आगे गेट, फैक्ट्री के अंदर ये गेट लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, फैक्ट्री के अंदर गेट लगा दिया, अब इस फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना वो अपन देखते हैं। देखो, एक तो लैंड के ऊपर हमको खर्चा करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट बनाया, मान लो हमको एक मार्कर बनाना है, तो मार्कर बनाने के लिए लैंड के ऊपर हमको खर्च करना पड़ेगा कुछ, है ना? लैंड का रेंट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ। मान लो 2 रुपए लैंड का रेंट दे दिया हमने, पर मार्कर की बात कर रहे हैं। लेबर के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, लेबर मान लो 2 रुपए का लेबर हो गया, ठीक है, लैंड लेबर। कुछ मशीन वशीन लगानी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा, मशीन याद करो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, तो ये मान लो 3 रुपए का ये हो गया। और फिर अब भाई मैं इतनी सारा काम कर रहा हूँ, मैंने लेबर वेबर हायर कर रहे हैं, ये सब हायर कर रहा है, ये सब तो अपना खर्चा हो गया, है ना? इसके अंदर ही रॉ मटेरियल भी आ गया, राइट? और इसके अंदर मेरा प्रॉफिट जो होगा वो कितना रुपए हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 3 रुपए, मेरा प्रॉफिट हो गया, समझ में आ रहा है? 3 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर जो होगा, इस मार्कर का प्राइस फैक्ट्री के अंदर जो है दैट इज व्हाट, 2 + 2 4, 4 3 7, 10 रुपीज मार्कर का प्राइस हो गया, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आप इसके अंदर समझ में आ रहे, राइट? ये समझो, गवर्नमेंट ने सोचा ये 10 रुपए का जो प्रोडक्ट है ना, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। रामू, है ना, जो है सोनू, जो जिनके पास पैसे नहीं है ना उनके पास भी बहुत बेनिफिशियल है, ये मार्केट तक पहुंच जाए तो ये शिक्षा में क्रांति आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या करा, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 2 रुपए की सब्सिडी अनाउंस कर दी। तो मार्केट के अंदर ये जो प्राइस होगा, ये 10 रुपए की जगह क्या हो जाएगा, -2, है ना? फैक्टर कॉस्ट -2, 8 रुपए का हो जाएगा मार्केट के अंदर। गवर्नमेंट ने कहा कि यार तुम अपना प्रॉफिट 4 रुपए ही रखो, है ना? प्रॉफिट में ऐड नहीं हो रहा, तुम अपना प्रॉफिट 4 रुपए रखो, हम तुमको है ना एक्स्ट्रा क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 2 रुपए हम अपनी तरफ से दे देंगे। तो तुम्हारा प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 रुपए, और 2 रुपए हमसे ले लो, और ये वाला जो 2 रुपए है ना इसको माइनस करके दो, तो सब्सिडी माइनस हो जाएगी। 10 - 2 8 रुपए का हो जाएगा, इसका मजा हो गया, इसका मजा हो गया। तो सब्सिडी माइनस करने का ये है, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करने के लिए एंटरप्रेनर को 2 रुपए बढ़ाकर दे रही है, 2 रुपए दे दे रही है। तो 2 रुपए दे दे रही है, तो ये अपना प्रॉफिट क्या रख रहा है, प्रॉफिट 4 रुपए ही रख रहा है, तो वो 2 रुपए इसको इसके प्रोडक्ट में से माइनस हो जाएंगे, माइनस सब्सिडी हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था उसको, आई होप यू आर दिस इज क्लियर। तो फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, यही होता है फैक्टर कॉस्ट, है ना? इसमें सब्सिडी ऐड नहीं होता है। यहाँ पर जो होगा, इसका प्राइस 10 रुपए था मार्कर का प्राइस, गवर्नमेंट ने इसको क्या करा, गवर्नमेंट ने सब्सिडी जब दी, जैसे मार्केट के अंदर आया तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसको सब्सिडी दे दो 2 रुपए का, तो 2 रुपए की जब सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने तो -2 हो गया, तो 8 रुपए का ही हो गया, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये आप सबको क्लियर होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट टेस्ट और ये जो होगा आपका PDF, ये आपको इसके अंदर ड्राइव के ऊपर दे दिया जाएगा, सभी बच्चों उसको देख लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।